Good morning, dear students. How are you? Okay. तो आज हम लोग जो है कोष्की रूपी जीवों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। इसके पहले आपने एआई ओपरिन के चौथे और पांचवें चरण में देखा। चौथे चरण में आपने जो है माइक्रोस्फीयर और कोइसरवेट्स जो प्रोटीन से बने संरचनाएं थी, जिनमें कुछ जीवों जैसी लक्षण थे, उत्पन्न हो देखा। और फिर छठे चरण में आपने न्यूक्लियोप्रोटीन जैसे कणों का उत्पन्न होते देखा, और न्यूक्लियोप्रोटीन जो आजकल के वायरस जैसे संरचना होती थी। वायरस जो आज हम लोग जान रहे हैं, जैसा कि इस समय कोरोना वायरस के बारे में तो बच्चा भी जानता है, तो ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्जीव कण होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, वैसे ही इनमें भी स्वाद्विगुणन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और तेजी से अपनी संख्या बढ़ा करके अपनी वृद्धि करते हैं और शरीर में विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, जिन्हें रोग कहा जाता है। ठीक, तो जैसा कि ये मालूम है कि जो कोशिका रूपी जीव की उत्पत्ति है, वो आज से लगभग 3.5 खरब वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। कोशिका रूपी जीव, न्यूक्लियोप्रोटीन से कोशिका रूपी जीव आज से 3.5 खरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। वायरस या कोइसरवेट से कोशिका रूपी जीव कैसे बना, इस संबंध में दो मत हैं। एक तो हम एआई ओपेरिन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उनके अनुसार पहले कोइसरवेट्स बना, जैसा आपने चौथे चरण में पढ़ा। उन कोइसरवेट्स में जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण यानी कोइसरवेट्स के अंदर हुआ, वे कोइसरवेट्स जिनके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण नहीं हुआ, बल्कि जैसा कि छठे चरण में बताया गया है कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है स्वतंत्र रूप से समुद्र जल में बना, वे कोइसरवेट्स जिन्होंने जल से ग्रहण किया, वही कोइसरवेट्स आदि कोशिका रूपी जीवों में परिवर्तित हो गए। ठीक, और फिर इन माने अब प्रोटीन का वो बन गया, खोल बन गया। प्रोटीन का पूरा आवरण कोइसरवेट था ही, उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन आ गया तो वो केंद्रक का रूप ले लिया, तो एक कोशिका रूपी बन गया। और कोशिका के जो अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स आदि जो भी कोशिकांग, कोशिका के अंग हैं, ये सब आगे चल करके इन्हीं कोशिकाओं में इनके जीन उत्परिवर्तन के कारण, अर्थात जीनों में परिवर्तन से, जिसे जीनी उत्परिवर्तन कहा जाता है, इनके कारण जो है अन्य कोशिकाएं इन कोशिकांग इन कोशिकाओं में बन गए। इस तरह से कोशिका रूपी जीव की उत्पत्ति
हुई थी, 3.5 खरब वर्ष पहले। ठीक। दूसरा मत होरोविट्ज तथा आर्गेल्स 1945, होरोविट्ज तथा 1973 आर्गेल्स, लेस्ली ई आर्गेल्स इनका पूरा नाम था। इनके अनुसार जैसा 7वें चरण में बताया गया है कि पहले जीव जो है जीन्स के रूप में बने, आरएनए के छोटे कण के रूप में बने, फिर इन्होंने आपस में जुड़ करके डीएनए और आरएनए के लंबी लंबी श्रृंखलाएं अर्थात डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड बनाए। और फिर ये कण क्या है कि ये तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगे और फिर इन्होंने प्रोटीन से संयुक्त होकर के न्यूक्लियो प्रोटीन के कण बनाए। चूंकि ये कण बहुत अधिक चिपचिपे होते थे तो इनके चारों तरफ समुद्र के जो कार्बनिक पदार्थ थे, प्रोटीन तथा दूसरे, वो सब इनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक आवरण भी बना लिया और इस आवरण में जीवदब झिल्ली के समान जल तथा विभिन्न पदार्थ आ जा सकते थे। यानी इनमें जीवदब झिल्ली के समान गुण था, जिनकी आवश्यकता होती थी समुद्र जल से वो पदार्थ इनके अंदर इस जीवदब माने इस झिल्ली के भीतर से होकर के अंदर जा सकते थे और अंदर से जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती थी वो बाहर आ जाते थे। फिर यही जो है मिश्रण, खोल युक्त मिश्रण, न्यूक्लियोप्रोटीन और उनके चारों तरफ जो कार्बनिक पदार्थ के पिंड बन गए थे, यही मिश्रण, झिल्ली कला युक्त मिश्रण बाद में कोशिका रूपी जीवों में बदल गए, परिवर्तित हो गए। ठीक। तो ये जो बना ये कोशिका रूपी जीव आजकल के प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान थे। ये बहुत ही सरल थे। ये अवायवी श्वसन, इसमें किण्वन या अवायवी श्वसन के समान क्रियाएं होती थी। इनमें केंद्रक भी नहीं होता था और केंद्रीय पदार्थ के रूप में एक या दो न्यूक्लिक एसिड के अणु होते थे। एक या दो सूत्र ही न्यूक्लिक एसिड के अणु होते थे, यानी कि पूरा आजकल के प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान थे, जीवाणु के समान थे। और सन 1966 में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की पुरानी चट्टानों से ऐसी ही एक जीवाणु का जीवाश्म भी प्राप्त किया है, जिसे यूबैक्टीरियम आइसोलेटम नाम दिया गया। ठीक। तो इस तरह से कोशिका रूपी जीव की उत्पत्ति हुई, जो कि प्रारंभिक आदि कोशिका प्रोकैरियोटिक थी और जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं था। केंद्रक विहीन कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में हुआ। आज से कब हुआ? आज से करीब 3.5 अरब वर्ष पहले।
अरब वर्ष पहले। अब तो ये अभी तो आपने इसमें पढ़ा कि ये जो कैसे थे, अवायवीय श्वसन वाले थे। अब इनमें स्वपोषण की कैसे क्षमता उत्पन्न हुई कोशिका में, अर्थात पादप जैसी कोशिका कैसे उत्पन्न हुई। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो आदि कोशिका थे ये परपोषी थे और इनमें अवायवीय श्वसन होता था, जिनमें ये कोशिका में कार्बनिक पदार्थों के किण्वन द्वारा या अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते थे। तो इनके कार्बनिक पदार्थों के उपयोग के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि समुद्र जल में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी। तो इन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण प्रारंभ कर दिया। पहले कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता था इन कोशिकाओं में जो आदि कोशिका थी, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में अकार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी। प्राप्त करने के लिए इन कोशिकाओं में संघर्ष होने लगा। तो कुछ कोशिकाओं में क्या हुआ कि कार्बनिक पदार्थों के स्थान पे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करने लगे और फिर इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कोशिका में होने लगा। ऐसी ही इस आदि कोशिका की, जिसमें इस प्रकार का स्वपोषण, यही स्वपोषण का प्रारंभ था और ये प्रारंभिक स्वपोषण जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लिया जाता था, तो और इसमें ऊर्जा उत्पादन अकार्बनिक पदार्थों से होता था। ऐसे स्वपोषण को रासायनिक स्वपोषण कहा गया। रासायनिक स्वपोषण कहा गया। ठीक है, या रासायनिक संश्लेषण द्वारा यह पोषण होता था। जैसे आजकल के सल्फर बैक्टीरिया जो समुद्र की गहराई में आज भी पाए जाते हैं, ऐसे ही कोशिका के रूप में उत्पन्न हुआ, जिनमें ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ये इनमें भी रासायनिक स्वपोषण होता है और इनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल के स्थान पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं और इसमें केमिकल एनर्जी या फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और फिर ये C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S सल्फर निकालते हैं। ये सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये हम लोग 7वें चरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वपोषण कोशिकाओं में कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो जैसे ये सल्फर बैक्टीरिया आजकल के कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार की कोशिकाएं आज से 3 अरब वर्ष पहले बनी होगी। अब इस केमिकल एनर्जी के स्थान पर सोलर एनर्जी, क्योंकि धीरे धीरे इन कार्बनिक पदार्थों का भी कमी होने लगेगा,
जो फर्मेंटेशन में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हुआ कि कुछ कोशिकाएं समुद्र जल से, कुछ कोशिकाएं समुद्र जल से मैग्नीशियम पोरफायरिन नामक रंगा पदार्थ ग्रहण किया, जो पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के समान है था। इसकी सहायता से अब ये जीवाणुओं में सोलर एनर्जी का उपयोग होने लगा, और ये फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S और जो फर्मेंटेशन के द्वारा होता था, अब उसके स्थान पे सोलर एनर्जी का उपयोग होने लगा, और C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S का उत्पादन होता था। ये प्रकाश संश्लेषण, जिसमें प्रकाश का उपयोग हो रहा है, सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, वो आजकल के प्रकाश संश्लेषण पादप में जो होता है उसके समान नहीं था, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए H2S का उपयोग हो रहा है, जबकि आजकल के प्रकाश संश्लेषण में H2O जल का उपयोग होता है, और इसमें ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर उत्पन्न होता है। तो ये आजकल के प्रकाश पादप में जो हरे पादपों में हो रहा है उस प्रकाश संश्लेषण से भिन्न था, जिनमें जल का उपयोग भी नहीं होता था और ऑक्सीजन का भी उत्पादन नहीं होता था। फिर इन्हीं ऐसे कोशिकाओं में ही, आदि कोशिकाओं में ही इस इन्हें जो सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, जो सल्फर बैक्टीरिया, और इनमें जो उस समय क्लोरोप्लास्ट पाया गया, उनको जीवाणु क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जीवाणु क्लोरोप्लास्ट। इस जीवाणु क्लोरोप्लास्ट के आणविक संरचना में कुछ बदलाव हुआ, ठीक है। इस जीवाणु क्लोरोप्लास्ट के आणविक संरचना में कुछ बदलाव हुआ, और फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के स्थान पर जल लेने लगे, और फिर ये जो है सल्फर के स्थान पर ऑक्सीजन निकालने लगे, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषी पोषण का उत्पत्ति हुई, ठीक। तो इस तरह से अब ये जो है CO2 प्लस 12H2O लेने लगे, जिसमें श्वसन में भी सोलर एनर्जी का उपयोग होने लगा, प्रकाश संश्लेषण में भी, इस संश्लेषण में भी सोलर एनर्जी का उपयोग होने लगा। क्लोरोप्लास्ट आजकल के क्लोरोप्लास्ट के समान हो गया। ये बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट था, अब आजकल के क्लोरोप्लास्ट के समान हो गया, और जिसमें जल लेने लगे, और इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण 6H2O प्लस O2 गैस के रूप में निकलने लगी। इस तरह से वर्तमान प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एवोल्यूशन हुआ, ठीक। ये जो
बैक्टीरिया थे जिनमें इस तरह की क्रिया हो रही थी, ये ठीक आजकल के जो नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं ठीक इनके समान था। और इसका एक जीवाश्म भी पाया गया है, वही ये 3.2 अरब वर्ष पुरानी अफ्रीकी चट्टानों से प्राप्त किया गया है, जो आर्कियोस्फेरॉइडिस बारबरटोनेंसिस जिसको नाम दिया गया है। ये जो जीवाश्म था उसमें माने नीले हरे शैवाल जैसा जो जीवाणु पाया गया है, ये 1968 में अफ्रीका की ही पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुआ है, जिसको नाम दिया गया था आर्कियोस्फेरॉइडिस बारबरटोनेंसिस। इसमें इसी तरह के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कोशिका रूपी जीवों की उत्पत्ति हुई, और फिर इस कोशिका रूपी जीवों में कैसे प्रकाश, पहले रासायनिक प्रकाश संश्लेषण का हुआ था, और फिर सोलर प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति हुई। पहले रासायनिक संश्लेषण और फिर प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति हुई। और अब इसके बाद जो है आप जो है केंद्रकयुक्त कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।